नेतृत्व दे रहे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भगत सिंह कोश्यारी ने इस मौके पर कांग्रेस की तीखी आलोचना की और कटाक्ष किए। देखिए, भारत के गृह मंत्री ने इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है और वो भी कांग्रेस के अधिवेशन में अपने शिविरों में आतंकवाद फैलाते हैं। ये इतना गैर जिम्मेदाराना है कि हमारा कहना अगर गृह मंत्री रहते हुए अगर कहीं हमने आतंकवाद के शिविर लगाए तो उनको चाहिए था कि उस शिविर में तत्काल पकड़ते और लोगों का चालान करते। और एक प्रकार की इतनी सस्ती और हल्की बातें करके उन्होंने एक प्रकार का पूरा हिंदू आतंकवाद कह करके पूरा हिंदुत्व का अपमान किया है, पूरा देश का अपमान किया है। और इसलिए हमारा कहना है कि इस प्रकार के जो अनर्गल बातें हमारे गृह मंत्री कर रहे हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का बीजेपी और आरएसएस पर दिया गया विवादित बयान का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। आज लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुशील कुमार शिंदे का जमकर विरोध किया और उनके पुतले फूके। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के बीजेपी और संघ पर दिए गए विवादित बयान पर देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध कर शिंदे के बयान पर उनसे इस्तीफे की मांग की है। राजधानी लखनऊ में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिंदे का पुतला फूका और डीएम को ज्ञापन सौंपा। सड़कों पर उतर नारे लगा रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मांग है कि सुशील कुमार शिंदे ने संघ और बीजेपी पर आतंकवाद के जो आरोप लगाए हैं उससे पार्टी ही नहीं पूरे हिंदुओं का अपमान हुआ है। शिंदे के इस बयान पर उन्हें तत्काल रूप से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शिंदे के साथ ही प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का पुतला फूका और डीएम को ज्ञापन सौंपा। शिंदे के बयान से भड़की बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने भी सड़कों पर उतर अपना विरोध जताया। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने शिंदे को हिंदू विरोधी बताते हुए केंद्र सरकार से उनके इस्तीफे की मांग की है। इतना ही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ऐलान कर दिया है कि पूरे मसले पर जब तक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह देश से माफी नहीं मांगते और सुशील कुमार शिंदे को बर्खास्त नहीं करते हैं तब तक ये विरोध जारी रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को आरएसएस पर टिप्पणी करना भारी पड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने देहरादून में उनकी शव यात्रा निकालकर अपना कड़ा विरोध जताया है। सुशील कुमार शिंदे की आरएसएस पर टिप्पणी ने तूल पकड़ लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी में शिंदे की शव यात्रा निकालकर चिता में आग लगाई। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल और पूर्व स्पीकर हरवंश कपूर भी मौजूद रहे। इसके पूर्व बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता महानगर कार्यालय से एक जुलूस की शक्ल में घंटाघर पहुंचे। पार्टी अध्यक्ष चुफाल का कहना है कि अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए शिंदे ने संघ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उनका कहना है कि पार्टी इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी से माफी मांगने को कहा है। माननीय शिंदे जी ने जो बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी और संघ पर वो एक राजनीतिक से प्रेरित था, बयानबाजी थे, एक बचपना प्रकार से बयानबाजी था। इस प्रकार से बयानबाजी देकर चाहते हैं कि कुछ लोगों को अपने पक्ष में करना, खुश करने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी देती। जब तक गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे और प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी जब तक इस देश की जनता से माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम जनता के बीच में जाएंगे और इस आंदोलन को एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी ने शिंदे के इस्तीफा न देने की सूरत में जन आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। कुल मिलाकर शिंदे ने बीजेपी को बैठे बैठा एक मुद्दा दे दिया है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे द्वारा हिंदू संगठन को आतंकवाद का दर्जा दिए जाने के बाद बीजेपी को बैठे बैठाए ही एक मुद्दा दे दिया है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी उस मुद्दे को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। बीजेपी का आज देशव्यापी धरना प्रदर्शन का आयोजन हर जिले के मुख्यालय पर किया गया। गोरखपुर में भी बीजेपी के सांसद फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का पुतला फूंक प्रदर्शन किया और शिंदे को जमकर भर्त्सना की। आदित्यनाथ ने सुशील कुमार शिंदे को जमकर लताड़ भी लगाई और एक कमजोर गृह मंत्री का दर्जा भी दिया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हाफिज सईद आतंकवाद का साथ देने का आरोप भी लगाया और यह भी कहा उन्होंने कि राष्ट्रपति से एक सक्षम एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए। बीजेपी अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद नितिन गडकरी कुछ अलग ही रंग में हैं। उन्होंने अपने खिलाफ जांच कर रहे आयकर अधिकारियों को खुली धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के इशारे पर उनके खिलाफ साजिश रची है। केंद्र में जब बीजेपी की सरकार आएगी तो ऐसे आयकर अधिकारियों को कौन बचाएगा।
नितिन गडकरी ने कहा कि उनके पास अधिकारियों के नाम हैं और बीजेपी की सरकार आने पर वह उनको देख लेंगे। गौरतलब है कि बीजेपी के अध्यक्ष पद के चुनाव के ठीक पहले भी आयकर विभाग ने उनकी कंपनी पूर्ति ग्रुप के खिलाफ जांच शुरू कर दी थी और 9 ठिकानों पर छापे मारे थे। गडकरी का यह अलग ही रूप पुणे में देखने को मिला। एक रैली में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के इशारे पर उनके खिलाफ साजिश रची। अभी भी कोशिश चल रही है ताकि उनको फंसाया जा सके। कभी नागपुर तो कभी पुणे तो कभी दिल्ली में बैठकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसे अधिकारियों के नाम हैं जो कांग्रेस के इशारे पर उनके खिलाफ हुई साजिश में शामिल हैं और कल को जब हमारी सरकार आएगी तो सोनिया या चिदम्बरम ऐसे अधिकारियों को बचाने नहीं आएंगे। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने दिल्ली से नागपुर पहुंचने पर यह बयान दिया। आपको बता दें कि नितिन गडकरी की कंपनी पूर्ति ग्रुप के खिलाफ आयकर विभाग जांच कर रहा है और इसी को लेकर हाल ही में उनकी कंपनी के कुछ ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। यह विवाद इतना बढ़ गया और बदनामी इतनी हो गई कि उनको भाजपा का अध्यक्ष पद तक छोड़ना पड़ा। इसको लेकर नितिन गडकरी आयकर विभाग के खिलाफ खासे गुस्से में हैं। दिल्ली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। माया ने कहा कि विपक्षी पार्टियां उनकी और उनके पार्टी की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही साथ मायावती का ये भी कहना था कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें फर्जी फंसाया गया है। इसलिए तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर आपको नजर नहीं आ रहा ना। उत्तर प्रदेश का आज बुरा हाल क्यों है? आज उत्तर प्रदेश की जनता वर्तमान सपा सरकार में उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि क्राइम प्रदेश कहकर क्यों पुकार रही है? इसलिए पुकार रही है क्योंकि जब उत्तर प्रदेश की नौकरशाही को इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा तो वो फिर लॉ एंड ऑर्डर का क्यों ध्यान रखेंगे? कल एटा जिला पंचायत में नेत्र चिकित्सा के समापन समारोह में आए रामगोपाल यादव के जहां एक और नेताओं की पैर छूने की होड़ लगी थी, वहीं एटा के एसएसपी अजय मोहन शर्मा भी पैर छूने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी रामगोपाल यादव के भड़के पैर छुए। यही नहीं, उन्होंने नियम कानून को धज्जियां उड़ाते हुए रामगोपाल यादव को जहां एक और सलामी देने में भी पीछे नहीं रहे। उन्हें सलामी देने का कोई वो प्रोटोकॉल नहीं था, उसके बाद भी उन्होंने सलामी उन्हें दिलवा दी। उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने मेरठ में छात्राओं को नसीहत देते हुए कहा है कि कुछ भी बनना लेकिन मायावती नहीं बनना। साथ ही ये भी कहा है कि राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह से भाजपा का कल्याण नहीं होगा। सपा के सिपह सालार और कैबिनेट मंत्री आजम खान आज बड़े बेटियां और हमारी बेटी उसका कल योजनाओं के तहत छात्राओं को चेक बांटने के लिए मेरठ पहुंचे। इस दौरान आजम खान ने छात्राओं को नसीहत देते हुए कहा है कि वो नहीं जानते कि कल वो क्या बनेंगी, लेकिन वो खुदा से दुआ करेंगे कि कोई मायावती न बने। साथ ही इस दौरान उनसे जब राजनाथ सिंह के भाजपा अध्यक्ष बनाए जाने पर राय पूछी गई तो उनका कहना था कि राजनाथ सिंह पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लेकिन तब भी वो ज्यादा कुछ नहीं कर सके थे। अब तो पहले से गिरावट आएगी। वहीं राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा है कि युवराज के आने से एक डर तो बढ़ेगा क्योंकि वो ठुकाई बहुत कराते हैं और जताया कि अब मारपीट का दौर ज्यादा बढ़ेगा। मेरठ पहुंचे आजम खान ने छात्राओं को चेक बांटने के अलावा 2 पार्कों का भी उद्घाटन किया। साथ ही छात्राओं को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा हासिल करने की भी नसीहत दी। प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ धोखा हो रहा है और ये धोखा कर रहे हैं प्रदेश के विभाग और उसमें बैठे अधिकारी। केंद्र सरकार से करोड़ों का बजट इन लोगों के लिए स्वीकृत है, लेकिन नौकरशाहों की लापरवाही ऐसी कि कई विभागों ने एक प्रस्ताव तक भेजने की जहमत नहीं समझी। वहीं कई विभागों ने बजट का एक लाल पैसा भी खर्च नहीं किया। प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े लोग रहते हैं। केंद्र ने इन जातियों के उत्थान के लिए एससीपी टीएसपी नाम से योजनाएं चलाई हैं ताकि इनका विकास हो सके और इनका क्षेत्र पिछड़ा न रहे। उत्तराखंड को करोड़ों रुपए एससीपी और टीएसपी के तहत मिले हैं, लेकिन नौकरशाहों ने इस बजट को समय पर खर्च ही नहीं किया। हालात उलट साबित हो रहे हैं। प्रदेश के विभाग बजट खर्च करने में इतने फिसड्डी साबित हुए हैं कि सरकार ने उन्हें संवेदनहीन तक की संज्ञा दे डाली है। वहीं प्रदेश में संचालित 36 विभागों में से ऐसा विभाग एक भी नहीं है जिसने योजनाओं का 50% भी खर्च किया हो। साफ है, मात्र 1.5 माह में गरीब और पिछड़े लोगों के विकास के लिए योजनाएं कैसे बनेंगी और कैसे पैसे का खर्च होगा।
प्रदेश में जल्द ही निकाय चुनाव की रणभेरी बजने वाली है, पर सूबे के एकमात्र नगर निगम में इसको लेकर अभी तक कोई तैयारी होती नहीं दिखाई दे रही है। अभी तक न वोटर लिस्ट बनाने की कवायद शुरू हुई है और न ही वार्डों के परिसीमन की। ऐसे में नगर निगम में चुनाव होने किसी चुनौती से कम साबित नहीं होंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनाव लड़ने वालों ने तो तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन चुनाव लड़वाने वालों की तैयारी अभी तक कछुआ चाल से ही चल रही है। मतदाता सूची को लेकर अभी तक प्रशासन महज डाटा ही जुटाने का काम कर रहा है, जिसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव कुछ समय के लिए टाले जा सकते हैं। कांग्रेसी पार्षद इसे नगर निगम की लापरवाही बता रहे हैं। उनके अनुसार अभी तक मतदाता सूची तैयार न होने से चुनाव टलने की उम्मीद ज्यादा लग रही है। साथ ही वो अपने वार्डो में मतदाताओं की संख्या का घटाना भी प्रशासन की लापरवाही के तौर पर देख रहे हैं। पिछले नगर निगम चुनाव में वार्डों के परिसीमन में हुई गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद नए सिरे से मतदाता सूची बनाए जाने को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि अभी मतदाता सूची बनने में खासा समय लगने की उम्मीद है। नगर निगम मेयर ने चुनाव को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार समय से चुनाव कराने के पक्षधर ही नहीं लग रही है, नहीं तो बहुत पहले ही यह काम पूरा कर लिया जाता। पुराना रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो पहले से ही यही था, किसी वार्ड में 8,000 9,000 वोट थे, किसी वार्ड में 4,000 वोट थे। जनगणना सही नहीं हुई थी, हमें पहले भी कहते रहे इस चीज को, और चुनाव के बाद भी हमने बात उठाई थी कि भाई परिसीमन जो है गलत हुआ है। पर अब अगर उसे ढंग से कर लिया जाए तो हमें नहीं लगता कि टाइम से चुनाव हो पाएंगे। पहले ये तय हुआ कि सीमा विस्तार किया जाएगा। हमने बहुत लंबी चौड़ी एक्सरसाइज करके पूरी सीमा विस्तार का प्रस्ताव शासन को भेजा। अब तिबारा ये आ रहा है कि शायद सीमा न बढ़ाई जाए, जो फिर नई सिरे सरकार खुद ही नहीं मालूम उसको क्या करना है। तो कुल मिला के कमजोर सरकार प्रदेश में चल रही है, ये सब दिक्कतें सामने आएंगी। चुनाव समय से कराते भी नहीं कराते, मुझे संदेह है इसका। नगर निकाय चुनाव की तिथि कभी भी घोषित हो सकती है। ऐसे में सूची का तैयार न होना अपने आप में प्रशासन की कारस्तानी बयां करने के लिए काफी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या चुनाव की चुनौती को प्रशासन किस तरीके से पूरा कर पाता है। तिब्बतियंस के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा 3 फरवरी को कुंभ की नगरी आ रहे हैं। दलाई लामा जी का यहाँ 3 तारीख से आना होगा। हम लोग करीब 1 सप्ताह से यहाँ शिविर में ठहरे हुए हैं, उनकी व्यवस्था पर लगे हुए हैं। आपको बता दें, इससे पूर्व 1989 और 2001 में भी दलाई लामा कुंभ का हिस्सा बने थे। इतना ही नहीं, इस बार खास बात ये है कि दलाई लामा इस बार सीधा जनता से संवाद करेंगे। कुंभ क्षेत्र में 125 किलो वजन का शिवलिंग बनाकर वैज्ञानिक राजकिशोर ने सबको हैरान कर दिया। यही नहीं, वैज्ञानिक राजकिशोर द्वारा बनाया गया ये शिवलिंग न लोगों को आकर्षित कर रहा, बल्कि इसके दर्शन के लिए रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुट रहे हैं। मरकरी को ठोस रूप प्रदान करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले ये हैं इलाहाबाद के रहने वाले राजकिशोर वैद्य। राजकिशोर ने अपनी कई साल की तपस्या और शोध के चलते जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हुए पारे को ठोस करने की कला को सीख लिया है, जिसके चलते इन्हें भारत के राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। राजकिशोर का कहना है कि किसी भी पारे को ठोस करने की प्रक्रिया में कम से कम 6 से 7 घंटे लगते हैं। कई जड़ी बूटियों को आपस में मिलाने से पारा ठोस रूप ले लेता है। उसी के बाद राजकिशोर ने इस भव्य शिवलिंग निर्माण किया। करीब 5 प्रक्रिया से गुजरते हुए इस शिवलिंग को निर्माण कर राजकिशोर ने एक आश्रम में स्थापित किया, जहां शिवलिंग का दर्शन रोज सैकड़ों लोग कर रहे हैं। हमने सबसे पहले 98 में पारे को सॉलिड किया था, तो हमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला था। उसके बाद हमने कई शिवलिंग बनाए, छोटे छोटे बनाए। 1.25 कुंटल का जो बन के तैयार हुआ है, 3 वर्ष के अथक प्रयास में बन के तैयार हुआ है। 18 संस्कार अगर कर दिया जाए तो पारा सोने में कन्वर्ट हो जाता है, सोना बन जाता है। तो हमने रसराज शंकर एक ग्रंथ है, उसको पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद हमें ये अनुभव हुआ कि अगर पारे का शिवलिंग बनाया जाए, पारे को सॉलिड कर दिया जाए, और जो उससे लिंग बन के तैयार होगा वो जागृत शिवलिंग होगा। वो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से जो फल प्राप्त होता है, वो सिर्फ पारे शिवलिंग के दर्शन मात्र से प्राप्त होता है। 4 साल के अथक प्रयास के बाद वैज्ञानिक राजकिशोर ने यह साबित कर दिया, जहां चाह वहां राह, और यही वजह है कि अब वो भगवान राम द्वारा इस्तेमाल पुष्पक विमान की तर्ज पर एक विमान बनाना चाहते हैं। इलाहाबाद में लगे आस्था के महाकुंभ में पड़ोसी देश नेपाल से भी कई साधु संत और सैकड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं। संगम की रेती पर लगे दुनिया के सबसे बड़े मेले में सड़कों पर भक्ति भाव से मगन होकर झूमती नाचती ये महिलाएं सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद पड़ोसी देश नेपाल से आई हुई हैं।
खुद को वैष्णव संप्रदाय का मानने वाली इन महिलाओं ने तीर्थराज प्रयाग के कुंभ मेले के बारे में जितना कुछ सुना था उससे कई गुना ज्यादा की अनुभूति इन्हें इस मेले में कदम रखने के बाद हुई। फिर तो इन पर भक्ति और आस्था का ऐसा जादू छाया कि सब कुछ भूलकर सिर्फ